नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल के बारे में, जहां पर कल रात 3% की गिरावट देखने को मिली और अगर पिछला एक हफ्ता उठाकर देखें तो 6% तक की गिरावट अब तक यहां पर कच्चा तेल दर्ज कर चुका है। इसके क्या मायने हैं, आगे जाकर क्या क्यूज देखने चाहिए, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने चांदी की खरीदारी की और ऑफिशियली फेस्टिवल सीजन यहाँ पर शुरू हो चुका है राखी के साथ साथ, और जो इनिशियल नंबर्स हैं उसके देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रक्षाबंधन पर अच्छे खासे सोने की तैयारी या खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। क्या है नंबर्स और यहाँ से क्या है ट्रेंड्स, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चावल की, जहाँ पर प्राइवेट ट्रेड एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट्स बनते हुए देखे हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर मलेशिया के साथ है, इसके क्या मायने हैं इंडियन ट्रेड के लिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, वामन हरिपेटे के पार्टनर आशीष पेटे, इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो जिस तरह की प्राइस मूव्स हमने आते हुए देखी हैं, ये ऑन द बैक ऑफ दो चीजें हैं। एक तो ये कि चीन की डिमांड बेहतर नहीं है और दूसरा सीज फायर की बातें हम फिर से यहाँ पर ऑन द सरफेस हैं। आप कैसे देखते हैं ये डेवलपमेंट? देखिए, पहले तो जो कीमत कम हुई है, दक्षिण की तरफ गई है, मुझे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। जैसा लग रहा था ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी मुख्यतः तीन बड़े कारण हैं। एक का आपने जैसे जिक्र किया कि गाजा और इजराइल के बीच में लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत हो जाएगी। ये नहीं कि पूरा तरह सब कुछ जो है कोई शांति आ जाएगी, लेकिन लगता है कि ये मेज पे बैठने को राजी हो जाएंगे और कहीं ना कोई कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा जिससे वहाँ थोड़ा जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। दूसरा, रूस और यूक्रेन के बारे में भी थोड़ा सा लगता है समझ आने लगी है दोनों देशों को कि शायद बातचीत करनी चाहिए। अब दोहा में दोनों की बातचीत होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है। हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पे जा रहे हैं, उसमें भी काफी अटकल है कि हो सकता है वो भी कोई मैसेज दुनिया की तरफ से लेके यूक्रेन जा रहे हों। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो है वो एस्केलेट नहीं होगा, यथास्थिति वहां बनी रहेगी। लेकिन जो तीसरा कारण है जिसका आपने भी जिक्र किया और सबसे बड़ा कारण है वो चीन, क्योंकि चीन बहुत बड़ा उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेल का। और चाइना से जो डेटा निकल के आए हैं पिछले 48 घंटे के अंदर, उससे बाजार बहुत परेशान हुआ है। एक तो ये कि वहां से जितना एक्सपोर्ट होता था, चाइना बहुत ज्यादा कच्चा तेल मंगाता है, उसे जो है रिफाइन करता है और उसके बाद उसको गैसोलीन की शक्ल में एक्सपोर्ट करता है। उसमें भारी गिरावट आई है। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं आंतरिक स्थिति जो चाइना की है, जो आर्थिक स्थिति है, वो उसकी सेहत बहुत खराब है। दूसरा जो चीन से डेटा निकल के आया वो ये कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी का मतलब ये हुआ कि तमाम सी जो जहाँ जो चीजें एम्प्लॉय करती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, सर्विसेज यूनिट्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी ज्यादा हो गई है। तीसरा जो डेटा निकल के आ रहा है कि वहाँ रिन्यूएबल का, खासतौर से सोलर का, इतना ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है कि वहाँ जो ग्रिड है वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, अर्थात वो वेस्ट जा रही है या इनको समझ में नहीं आया करा जाए। और चौथा जो डेटा आया है कि रिन्यूएबल, खासतौर से सोलर पैनल सेल्स, इतना भारी उत्पादन हो गया है कि उनको जो है खरीदार नहीं मिल रहे हैं, चाइनीज ले नहीं पा रहे, और बाहर अगर वो इसको बेच रहे हैं तो सस्ते दामों में बेचते हैं। उसको लेकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका डंपिंग उसको करार दे रहा है और उसको लेकर के उन्होंने जो है आपत्ति जाहिर करी है। कुल मिला के तस्वीर जो चाइना से निकल के आ रही है कि आर्थिक रूप से चाइना भारी परेशानी में है। और अगर आप फॉरेन अफेयर्स, जो बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है, उसका लेटेस्ट इशू देखें तो चाइनीज अर्थव्यवस्था पे जो तस्वीर उन्होंने पेंट करी है वो तो काफी जो है वो खतरनाक है। उसे लगता है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जी। तो तो नरेंद्र जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या ये सब चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं या यहाँ से कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है प्राइसेस में? नहीं, अच्छा प्रश्न किया मनीषा आपने। चाइना के बारे में जब तक तस्वीर बिल्कुल साफ ना हो तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीर निकल के आ रही है, अगर आप होराइजन पे देते हैं, भारत ब्राइट स्पॉट है। भारत में तेल की खपत बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कुछ अन्य देशों में बढ़ रहा है, लेकिन चीन से जो अभी है वो डेटा बाजार को परेशान कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेल अगर $2-3 और नीचे जाए तो परेशान नहीं होना, लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है कि वहाँ टिक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तेल 75 और 90 के रेंज में घूमेगा इधर उधर। ऑलराइट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नरेंद्र जी, और जो पीपीएसी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, जो 2-3 दिन पहले उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली है, उसके लिहाज से जो भारत की डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड क्रूड पे, वो अब बढ़कर 88.3% हो चुकी है। आई मीन काफ़ी सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमने ऐसे बनते हुए देखे ही थे कि आगे जाकर ये डिपेंडेंसी 88-90 तक भी जा सकती है। आपको लगता है उस नंबर की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं? 90 की दिशा में तो हम जा ही रहे हैं। ये देखिए, भारत में चूंकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा,
है ना। और जबकि हमारा जो खपत बढ़ रही है तेल की, तो जब तेल की खपत बढ़ेगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा, तो निर्भरता आपके आयात पर पड़ेगी। मुझे ओपेक ने भी कहा है कई दफे, लेकिन मेरा अपना बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशन है कि हम 90% हमारी डिपेंडेंसी जो आयात पे, वो आने वाले एक डेढ़ वर्ष के उसमें सस्टेन बेसिस पे होने वाली है। अगर हमारी ग्रोथ रेट 7.5% टच करती है, तो जाहिर है हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ऑलराइट, तो क्लियरली वो बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि एज ऑफ नाउ कच्चे तेल के प्राइसेस में हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। नरेंद्र जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो हमें यहाँ पर समझाने के लिए भी। तो वो जैसे कह रहे हैं कि चाइना का वीक डेटा जब तक जारी रहेगा, एक प्रेशर हम यहाँ पर क्रूड पे पड़ता हुआ देखेंगे और यहाँ से भी $2-3 की गिरावट एज ऑफ नाउ क्रूड प्राइसेस में एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब सोने चांदी की कर लेते हैं। यहाँ पर $2500 के आसपास के लेवल्स अब भी बरकरार हैं। अगर हम प्राइसेस को यहाँ पर देखें तो तेज़ी एक हमने मार्केट्स में बनते हुए लगातार बनते हुए देखी है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ऑन चार्ट सब सोने के प्राइसेस? हर बार एक ऑल टाइम हाई बनने के बाद एक पुल बैक ज़रूर देखने को मिलता है, क्या वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाए? जी, और पहले भी मैंने जैसे कहा था कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मौका दिया था, 9% ड्यूटी कम करके जो रिटेल निवेशक है उन्हें एंट्री करने का एक अच्छा अवसर मिला था। 66,500 के आसपास गोल्ड आया था, वहां से दोबारा 71,500 आ गया, मतलब करीब करीब 5,000 रुपए का उछाला, 5,000 रुपए की तेजी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आई है। मुझे लगता है इंटरनेशनल चार्ट को देखते हुए अभी भी हमारे यहाँ जो मोमेंटम है एमसेक्स गोल्ड में, ये बरकरार रह सकता है। 71,425, 71,450 के आसपास का लेवल मुझे लगता है खरीदारी करने का बढ़िया अवसर रहेगा इंट्राडे के हिसाब से। मुझे आज शाम तक या कल प्रोबेबली 71,940 के लेवल ऊपर नजर आते हैं और 71,230 का इसमें मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी की जानी चाहिए सोने पे। और चांदी में जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है पिछले 4-5 दिनों में, आपको लगता है दिनेश जी वो भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगी? गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में वो मोमेंटम या वो रिकवरी नहीं आई है। गोल्ड 5,000 रुपए बढ़ा है, नीचे से सिल्वर भी 5,000 ही बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि करीब करीब 85,200 के पास इसमें थोड़ी सी रुकावट बन सकती है, लेकिन डाउनसाइड मुझे लगता है 83,500 का वेट करना चाहिए और उसी लेवल पर दोबारा निवेशक का एक अच्छा मौका मिल सकता है। हाल फिलहाल ये मिड रेंज है, यहाँ पर कुछ नया करने जैसा नजर नहीं आता मुझे सिल्वर की हद तक। ऑलराइट, तो सोने चांदी में तो ये क्यूज हैं यहाँ पर जहाँ पे खरीदारी के मौके आपको दोनों में ही ढूंढने चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि अब यहाँ पर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय जो इंडस्ट्री के इनिशियल एस्टिमेट्स आए हैं, जो जूलर्स ने यहाँ पर दिए हैं, IBJA की तरफ से भी आया है, वो ये कहता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में रक्षाबंधन पे ऑन एन एवरेज यहाँ पर 4 से 5 ग्राम की खरीदारी हुई थी। इस बार 7 ग्राम ऑन एन एवरेज यहाँ पर खरीदा गया है। आशीष पेटे जी, आप कैसे देखते हैं, आपके लिए रक्षाबंधन कैसा रहा और ऑफ कोर्स जो ड्यूटी कट है उसका कितना फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स ने उठाया? नमस्कार निशा जी। ड्यूटी कट का जो प्राइस में जो इफेक्ट आया था उससे ज्यादा कंज्यूमर के माइंड पे उसका इफेक्ट आया है कि सोना सस्ता हो गया है। तो इसलिए 23 जुलाई के बाद हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स आर रशिंग इन टू बाय। अगर आपको याद हो 10 दिन पहले आई वॉज ऑन योर चैनल, मैंने बोला था स्टक माई नेक आउट एंड सेड कि आगे का 4-6 महीना बहुत ही अच्छा होगा। तो उसके आसार वैसे नजर आ रहे हैं कि मार्केट विल बी गुड। हमें ये देखना होगा कि जब रिटेल में कंज्यूमर आता है तो उसको रिटेल का 22 कैरेट का प्राइस इंपॉर्टेंट रहता है और वो 68-69 के आसपास का ये प्राइस है, वो कंज्यूमर को डाइजेस्ट हो रहा है क्योंकि उसने 70,000 के ऊपर के प्राइसेस देखे हैं और 24 कैरेट का 72-73 का प्राइस देखा है। तो उनको ये लगता है कि ये जो करेक्शन आया है दैट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। और मैं ये देख रहा हूँ कि आगे का वेडिंग परचेज भी कई लोगों ने प्रीपोन कर लिया है और पिछले 3-4 महीने में जो मार्केट स्लो था, जो लोगों ने डिफर किया था परचेजेस की, एक बार प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तो हम खरीदारी करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि जो पेंटअप डिमांड था वो मार्केट में आ गया है और पिछला 1 महीना बहुत ही अच्छा मार्केट रहा। रक्षाबंधन में भी बहुत अच्छा मार्केट रहा। और जो आपने डेटा एग्जैक्ट कहा कि 3 ग्राम से लेके 7 ग्राम तक का उछाल हुआ है, उतना एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें फर्क ये देख रहा हूँ कि जो इंटीरियर्स के मार्केट्स है गांव के या स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे, वहाँ पे जो स्पाइक है सेल्स का वो थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द मेट्रो सिटीज। ये फिनोमेना इस बार मैं थोड़ा देख रहा हूँ।
ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इंटीरियर मार्केट्स में सेल्स स्पाइक ज़्यादा है अर्बन के लिहाज से। आगे जाकर अब किस तरह के नंबर्स आशीष जी आप बनता हुआ देखते हैं यहाँ से? अगर एक एवरेज बाइंग भी ऊपर गई है, एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ कोर्स किसी के पास नहीं है, तो आपको लगता है ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा? क्योंकि फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन भी अभी यहाँ पर आगे आएगा, तो अगले 3, 4, 6 महीने आपको लगता है कि इस तरह की खरीदारी बरकरार होगी? राइट, जैसे आपने देखा था कि कोविड के बाद में ही सोने के प्रति एक पॉजिटिव नोट सबके मन में था, एंड कंज्यूमर के मन में था। तो लोग हर बार जब भी स्पाइक के बाद प्राइस नीचे आता है तो लोग खरीदारी करते हैं। और आगे के जो 3-4 महीने हैं वो तो ट्रेडिशनली ही रक्षाबंधन के बाद पूरा सीजन रहता है दिसंबर तक। तो मैं आगे चल के भी अच्छा देखता हूँ। इन सब मार्केट्स हम देख रहे हैं कि लगभग 50% तक सेल्स ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 30% तक इंक्रीज हुआ है सेल्स इन लास्ट 1 मंथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऑलराइट, आशीष जी आपके क्या सेंस है यहाँ पर प्राइसेस को लेकर? अब क्योंकि दिनेश जी तो कह रहे हैं कि यहाँ से खरीदारी की जानी चाहिए, प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। ऑफ कोर्स जो डाइवर्जेंस है इंडियन मार्केट्स में एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स, वो 9% ड्यूटी कट की वजह से है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम ऑल टाइम हाइस पे हैं लेकिन इंडियन मार्केट्स में नहीं। आपको भी लगता है एज एन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर हैं? यस, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि सोने की इंडियन प्राइसेस में बाकी सारे फैक्टर्स या गोल्ड के प्राइस में जो इंटरनेशनली सारे फैक्टर्स है वो सेम है। ओनली इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई थी, इसलिए करेक्शन हमने इंडियन मार्केट्स में देखा था। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ये हफ्ते में जो जैक्सन होल का जो उनका स्पीच आएगा फेड चेयरमैन का, उसमें शायद 50 बेसिस पॉइंट कट कर अगर वो बात करते हैं तो बहुत और ज़्यादा सोना भाग सकता है। मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। लेकिन ये देखना मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि 2500 के ऊपर जाने के बाद गोल्ड वाज इन नो हरी टू रिट्रेस बैक। बिकॉज हर बार हमने देखा एक बार ऑल टाइम हाई जाने के बाद तुरंत थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होता है, और ये मेंटल नंबर है 2500 का, उसके ऊपर रहने के बाद भी gold has stabilized beyond 2500. It is, I think, good point to note. यहाँ स्टेबलाइज होके यहाँ से आगे की छलांग सोना लगा सकता है। तो आगे चल के मैं ये तेजी बरकरार रखता हूँ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेजी आएगी तो रिटेल में उसका इफेक्ट हो सकता है। जी हाँ, देयर इज ऑलवेज अ प्रो एंड कॉन। वो इंडियन मार्केट्स ऑफ कोर्स उसके ऊपर नजर यहाँ पर रखेंगे भी। बहुत शुक्रिया आशीष जी एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए और बहुत विस्तार से हमें समझाने के लिए भी। दिनेश जी, क्लियरली सोने चांदी की बात तो हम यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन FOMC की मीटिंग के मिनट्स जारी होने हैं। वेडनेसडे को जैक्सन होल की मीटिंग है दिस वीकेंड। उसके पहले आप मेटल्स को कैसे देखते हैं? इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पर क्या करने की राय? जी मनीषा जी, अगर कॉपर की बात करते तो 767 का लो बनने के बाद में ऊपर में 808, 809 के आसपास के लेवल जिसने बनाया, ऑलमोस्ट 40-42 रुपए का एक अच्छा मूव हमें देखने मिला था। वहां से एक थोड़ा सा करेक्टिव फेज में चल रहा है। मुझे लगता है कि 798 ये लेवल कहीं आता है तो एक बार इंट्राडे के हिसाब से दोबारा बाइंग बनती है। 810, 811 के लेवल्स हमें 2 या 3 दिन में देखने मिल सकते हैं। 793 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय में बरकरार रहना चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी करने की राय है, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्री कमोडिटीज की, कुछ मुख्य खबरें लेकर आएंगे और ऑफ कोर्स दिनेश जी के साथ स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे। मलेशिया को 2 लाख टन नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। क्या है पूरी खबर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। देव नमस्कार। क्लियरली इंडस्ट्री तो यहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने काफ़ी सारे करार होते हुए देखे हैं। क्या ओवरऑल इम्पैक्ट देखते हैं आप इसका इंडस्ट्री पर? मनीषा जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये 1.5 लाख टन नहीं, 2 लाख टन का एक्सपोर्ट परमिट करा गया है जी। अगस्त 2024 को। ये दूसरी दफा सरकार ने इस तरीके का कोटा मलेशिया को दिया है। पहली दफा 18 अक्टूबर 2023 को भी 1,70,000 टन का कोटा दिया गया था। तो आज की डेट में टोटल जो मलेशिया का कोटा है वो 3,70,000 टन हो गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाकी लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और सरकार ने ये स्पेशल कोटे दिए हैं। इसके पीछे 3 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो भी बाहर के देशों से डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट को आती है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी है इंडियन राइस पे और हमारी डोमेस्टिक फूड नीड्स को सिक्योर करने के लिए हमें आप ये एक्सपोर्ट को अलाउ करिए, तो उन रिक्वेस्ट को इंडिया अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे कंसिडर करता है और इस तरीके के कोटे देता है। अब ये वाला जो कोटा है
ये पिछली दफा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड को दिया गया था, जो उन्होंने सरकार की एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी है इफको नामक, इफको के साथ मिलकर उन्होंने उस एक्सपोर्ट कोटा को एग्जीक्यूट करा था। तो इस बार भी हमारी यही उम्मीद है कि ये एक्सपोर्ट कोटा एनसीएल इफको के साथ मिलकर करेगा। तो जब ये एक्सपोर्ट कोटा इफको को दिया जाता है, तब कई सारे डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को उन टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और इंडस्ट्री उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। पर इसके दो और कारण हैं। सबसे एक और महत्वपूर्ण कारण है कि आज की डेट में हर जगह एक सरप्लस पैडी की कंडीशन क्रिएट हो गई है। जो भी हमारी मेजर राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स है, जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे सबकी उम्मीद ये है कि आने वाले सीजन के अंदर काफी सरप्लस पैडी और राइस की अवेलेबिलिटी होगी। और अगर हम पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को भी देखें, तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि ये जो सरप्लस पैडी और राइस है, इसको हम किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। तो सरकार पे कई लेवल्स के ऊपर ये मंथन चल रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस है इस सरप्लस पैडी को डिस्पोजल करने के लिए। तो ये जो एक्सपोर्ट कोटा परमिट करा गया है, ये भी उसका एक ना एक तरीका है। दूसरा देव, जैसे आपने कहा कि काफी सरप्लस है सरकार के पास, अगर हम ये सारे के सारे कैलकुलेट करें कि ये जो डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट के लिहाज से जो भी चावल जा रहा है, तो एज ऑफ नाउ किस तरह का सरप्लस है? और ऑफ कोर्स वो 3-4 चीजें हैं जो चावल इंडस्ट्री लगातार सरकार को कहती रही है, क्या उसमें कोई बातचीत में आगे कुछ और निकला है? आपको लगता है कुछ और यहाँ पर स्टेप सरकार लेगी? देखिए, आज जो हम सरप्लस पैडी का लेवल देखें, जैसे तेलंगाना में देखें, तो तेलंगाना में लगभग 2 से 3 मिलियन टन सरप्लस पैडी की इस साल उन्हें उम्मीद है। ओके। और एफसीआई के पास स्टॉक्स देखें तो एफसीआई के पास 18 मिलियन टन सरप्लस राइस ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको वो ओएमएसएस के थ्रू डिस्पोजल कर रही है। इंडस्ट्री ने सरकार से 3 रिक्वेस्ट करी। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो सरकार से ये है कि अब जो पहले परिस्थिति थी जब नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट को बैन करा गया था, अब वो परिस्थितियां काफी चेंज हो गई है। मार्केट के अंदर चावल का रेट भी नीचे आ गया है, चावल की अवेलेबिलिटी भी काफी है, और जब एक्सपोर्ट कोटा सरकार चारों तरफ बांट रही है, तो अब एक्सपोर्ट बैन का कोई खास लॉजिक रह नहीं गया। तो पूरी इंडस्ट्री की ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक्सपोर्ट बैन को रिलैक्स कर दिया जाए। अब जो हमारे सोर्सेज के तरफ से इंफॉर्मेशन है कि सरकार में वेरियस लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर डिसीजन चल रहा है, और हमें जल्दी ही उम्मीद है कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिलैक्स कर दी जाएगी और एक्सपोर्ट विल बी। देव, आपका जो ये जल्दी ही है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, जल्दी की ये तो देखिए, जो सरकार पे हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये डिसीजन लिया जाना है, तो हमारे पास बताइए, ये तो सबके लिए गैस वर्क है। बट अब हमारी जो एक इंडस्ट्री की उम्मीद ये है कि सितंबर के अंदर जब सरकार के पास डाटा आ जाएगा एफसीआई से, तो उसके बाद सरकार इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन ले लेगी। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि जो मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन ऑलरेडी जा चुकी है एक्सपोर्ट बैन करने के लिए, अब जो कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स है which is headed by Honorable Home Minister, so he has to take a final decision on this कि इसको एक्सपोर्ट को अलाउ करा जाए या ना करा जाए। तो जो हमें सितंबर अक्टूबर में इसके ऊपर एक फेवरेबल डिसीजन आ सकता है। ऑलराइट, तो एक ऑफ कोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सितंबर अक्टूबर तक एक डिसीजन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे देव काफ़ी प्रॉपर्ली यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि एफसीआई के पास 18 मिलियन टन है, जो ऑफ कोर्स काफ़ी समय से बात चली रही है। तेलंगाना के पास भी 2 से 3 मिलियन टन है। जो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को पार्टिसिपेट जरूर करने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जब तक एक्सपोर्ट नहीं खुल जाता, और ओएमएसएस के जरिए भी हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मार्केट्स में नहीं है, सरप्लस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर काउंटर करने के लिए सरकार कितनी जल्दी क्या स्टेप्स उठाती है उसके ऊपर नजर रहेगी। देव, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज हमें समय निकालने के लिए और वो सारे नंबर्स भी हमारे समक्ष रखने के लिए। जाने से पहले दिनेश जी, एक फाइनल सवाल आपसे, अगर एग्री एज ओवरऑल स्पेस को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कहां पर एक टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है? मनीषा जी, मुझे एक सेल सा लगता है अभी एग्री कमोडिटीज के सारे सेक्टर्स में। अगर मैं कैस्टर देखूं, मैं कॉटन सीड ऑयल की देखूं, टीएमसी देखूं, ये 3 काउंटर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। थोड़ा सा भी एनसीडीएक्स में अगर कोई अच्छा ग्रीन शूट निकल कर आता है, तो मुझे लगता है मौजूदा स्तर पर 16,100, 16,200 के आसपास हल्दी अक्टूबर की बाय करना चाहिए। 17,100 के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। कैस्टर सीड मुझे लगता है कि 6240 के आसपास सितंबर बाय करना चाहिए। 6400, 6450 के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। और वहीं पर कॉटन सीड ऑयल के मुझे लगता है कि 3280, 3282 के आसपास सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। ऊपर में 3420 के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये 3 काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। गुआर रेंज बाउंड है, और बाकी कोई काउंटर में विशेष कोई बात, खास करके मसाले जो है, ये एक रेंज बाउंड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं नजर आती।
ऑलराइट, तो चावल के भाव चाहे नीचे हों, लेकिन कैस्टर, कॉटन और हल्दी के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, तो कुछ खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहां पर बनती हुई। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका भी साथ जोड़ने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।